नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 14 जुलाई 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। तो आज का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है वो चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड। आज इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने चंद्रयान को फिर से रीलॉन्च किया है और आने वाले करीब 20 से 25 से 30 दिन के अंदर में हम लोग चांद पर पहुंच भी जाएंगे। एंड दिस विल बी द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ आवर दिस चंद्रयान मिशन 3। ये ज़रूरी था। जब से हम लोग का चंद्रयान मिशन 2 हाफ फेल्ड हुआ था, उसके बाद इसरो के लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें ये चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च करना था और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने अपने साइंटिस्टों पे भरोसा रखा कि इस बार भी हम लोग करेंगे इसको, और इसके लिए प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट और ऑब्वियस सी बात है उन सारे साइंटिस्ट को बहुत बड़ा श्रेय जाता है जो इस मिशन को वापस सक्सेसफुल बनाए हैं। खैर, आने वाले 25 से 26 दिन के अंदर में ये लगभग ये मिशन चांद तक पहुंचेगा और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वी आर गोइंग टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स। तो थोड़ा समझते हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड। तो पहला चंद्रयान अगर बोला जाए तो चंद्रयान 3 इज ए फॉलो ऑन मिशंस टू चंद्रयान 2 टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटीज इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द लूनर सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछली बार हमारा सेफ लैंडिंग ही खराब हुआ था, तो उसको पहले हमें एकदम फुल प्रूफ बनाना है। इसके लिए ये टेस्ट ये भी है कि क्या हम सेफ लैंडिंग कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, इट इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो हमारा मिशन है इट कंसिस्ट ऑफ लैंडर एंड रोवर। ऑब्वियस सी बात है, प्रज्ञान जो हमारा लैंडर और रोवर था वो भी बेसिकली उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी। एंड इट विल बी लॉन्च्ड बाय LVM-3। ये जीएसएलवी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जीएसएलवी मार्क 3 का मॉडिफाइड वर्जन है एंड इट इज LVM-3 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है। अब ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये इट विल बी इसके अंदर में क्या क्या होगा, ये आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल दिख रहा है। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल्स में एक तो होगा, ये जो होगा ऑब्वियस सी बात है जो हमारा लैंड करवाएगा, दैट इज द सेफ लैंडिंग के लिए। और ऊपर जो होगा ये आपका लैंडर और रोवर का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब दिस वन इज बेसिकली द लैंडर एंड रोवर। ये शायद आपको मैं दूसरे इंक से करता हूँ तो शायद दिखाई देगा। यस, ये दिस वन, ये जो है आपका ये लैंडर और रोवर का है कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो पूरा है ये आपका प्रोपल्शन सिस्टम है जो सेफ लैंडिंग कराएगा। एंड मॉड्यूल विल कैरी द लैंडर इन द रोवर कॉन्फ़िगरेशन टिल 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट। तो ये जो ऑब्वियस बात है ये मून जो है उसका लगभग 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक इसको लेकर जाएगा। एंड द propulsion module has a spectropolarimetry of habitable planet Earth payload to study the spectral and polarimetric measurement of Earth from the lunar orbit। ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए तो दिस लैंडर जो पेलोड है उसके अंदर में क्या क्या चीजें होगी, तो उसके अंदर जो हमारा लैंडर पेलोड जो होगा इट विल कंसिस्ट ऑफ चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग चेस्ट बोलते हैं। चेस्ट टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर। ऑब्वियस बात है मून के ऊपर में क्या थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर क्या क्या है उसको मेजर किया जाएगा। दूसरा जो होगा इलिजा, ILL से इल्सा, पहला चेस्ट है दैट इज द CHAST, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस प्रीलिम्स। एंड ILS है दूसरा जो है इल्सा, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, मतलब वहां पर अर्थक्वेक वगैरह मून पर होता है या नहीं, जो भी हो वो मेजर करने के लिए, फॉर मेजरिंग द सेस्मिक अराउंड द लैंडिंग साइट्स, along with Langmuir probe to estimate the plasma density and its variations। ठीक है, तो Langmuir probe भी होगा जो प्लाज्मा डेंसिटी वहां पर क्या है कैसा है वो मेजर किया जाएगा। एंड ऑब्वियस बात है ये पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे फ्रॉम नासा इज एकोमोडेटेड फॉर लूनर लेजर रेंजिंग स्टडीज। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा हमारे लैंडर के अंदर में। एंड रोवर के अंदर में क्या होगा, ऑब्वियस बात है जो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है दिस विल बी द रोवर, मतलब इट इज मतलब गाड़ी टाइप का होगा जो मून के सरफेस पे ट्रेवल करेगा और वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेगा। तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होगा APX एंड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप फॉर डिराइविंग द एलिमेंटल कंपोजिशन इन द विसिनिटी ऑफ द लैंडिंग साइट। तो लैंडिंग साइट में अगल बगल में कौन सी चीजें क्या चीजें दिख रही है या क्या मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट है वो भी ये मेजर करेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जो मिशंस है बोथ आपके लैंडर और रोवर, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारी चीजें रखी गई है सो दैट इट कैन गो एंड एक्सपेरिमेंट ऑन द मून सरफेस। सेकंड, ये जो आपको यहाँ जो दिख रहा है आपका अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये बेसिकली क्या क्या चीज मेजर करेगा, तो कौन कौन से मिनरल्स वहां पर है। एक तो होगा मैग्नीशियम्स, दूसरा एल्यूमिनियम, देन सिलिका, उसके बाद पोटेशियम्स, उसके बाद कैल्शियम, देन टाइटेनियम एंड आयरन। ये कुछ मिनरल्स है जो वहां पर मेजर करेगा हमारा ये रोवर की मून के सरफेस पर ये सब है कि नहीं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ एन इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल, ये हमने खुद बनाया है, ये जो लैंडर मॉड्यूल है वो हमने बाहर से कहीं से नहीं लिया। एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल्स एंड ए रोवर विद एन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरप्लैनेटरी मिशंस।
तो हम लोग आने वाले जो इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा उसके लिए भी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और उसका एक आप कह सकते हो ये ट्रायल है। The lander will have the capabilities to soft land at specified lunar sites and deploy the rover, which will carry out in situ chemical analysis. वहीं पर chemical analysis करेगा on the lunar surface, and the lander and the rover have scientific payloads to carry out experiment on the lunar surface. The main function of PM is to carry LM from launch vehicles injections till final lunar 100 km circular polar orbit and separate the LM from the PM. तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके इसका मिशन का, चंद्रयान-3 का। आगे अगर थोड़ा और समझा जाए तो मिशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, 3 स्पेसिफिक मिशन ऑब्जेक्टिव्स है। पहला, टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। दूसरा, टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रेंजिंग ऑन द मून। एंड तीसरा, टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ 3 ऑब्जेक्टिव्स है आपके चंद्रयान-3 के। नेक्स्ट, इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द मिशन एम्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स लाइक, इसके ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कैसे किया जाएगा। तो अचीवमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं लैंडर और रोवर के ऊपर में। तो पहला जो है अल्टीमीटर, लेजर एंड आरएफ बेस्ड अल्टीमीटर, हाइट वगैरह मेजर करेगा जो। वेलोसीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर एंड लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। थर्ड, इनर्शियल मेजरमेंट, दैट इज लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंस एंड एक्सेलेरोमीटर पैकेज। फोर्थ जो है प्रोपल्सन सिस्टम है। एंड फिफ्थ जो नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल पावर्ड डिसेंट ट्रैजेक्टरी डिजाइन एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स। एंड सेवेंथ जो है आपका हजार्डस डिटेक्शन अवॉइडेंस है, मतलब लैंडर हजार्ड डिटेक्शन, जो लैंडर के ऊपर में कोई दिक्कत या वैसा कुछ आ रहा है कि नहीं, या कुछ प्रॉब्लम वगैरह है कि नहीं। एंड अवॉइडेंस कैमरा एंड प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स एंड लैंडिंग लेग मैकेनिज्म्स। ये कुछ चीजें हैं जो इंस्ट्रूमेंट उसमें रखे गए हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ये मिशन लगभग इसका जो लाइफ टाइम होगा वो 14 डेज का होगा, 14 दिन का इसका मिशन होगा, जो ये मून पर ये अपना एक्सपेरिमेंट्स करेगा ये हमारा रोवर। और इस लैंडर का अगर पूरा वजन देखा जाए तो इट इज अराउंड 1752 kg। ठीक है, ये लैंडर का होगा। और रोवर जो है 26 kg का है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट if it can come in your examinations. So this is regarding the Chandrayaan-3 missions. तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो मैरीन हीट वेव्स एंड इट्स इम्पैक्ट से रिलेटेड। अब ये मैरीन हीट वेव क्या है, ये रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था। न्यूज ये है कि द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल हैज बीन एक्सपीरियंसिंग एन इंटेंस मैरीन हीट वेव सिंस 28 जून 2023 लीडिंग टू इंडियाज यूजुअली एरिड नॉर्थ वेस्ट रिसीविंग एक्सट्रीम रेनफॉल। ठीक है, तो ये भी एक ये पूरा, जैसे कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो रिसीविंग एक्सट्रीम रेनफॉल, बहुत बारिश हो रही है। एंड ड्यू टू दिस, नेक्स्ट मैरीन हीट वेव्स के बारे में बोला है तो मैरीन हीट वेव्स आर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एनोमलसली हाई सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस, समुद्र का जो सरफेस है उसका काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई है। एंड दिस इवेंट्स आर लिंक टू कोरल ब्लीचिंग। ऑब्वियसली बात आप समझ रहे होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कोरल ब्लीचिंग भी होगी एंड सी ग्रास डिस्ट्रक्शन भी होगा। तो आप समझ सकते हो कि इसके फर्दर रिपरकेशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कोरल ब्लीचिंग एंड फर्दर सी ग्रास डिस्ट्रक्शन। तो उसके फिर बाकी जो फूड चेन में जितनी सारी चीजें वो सभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड लॉस्ट ऑफ केल्प फॉरेस्ट, केल्प भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। केल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए गुड सोर्स ऑफ आयोडीन वगैरह। ठीक है, एंड अफेक्टिंग द फिशरीज सेक्टर एडवर्सली। द मोस्ट कॉमन ड्राइवर्स ऑफ मैरीन हीट वेव्स इंक्लूड ओशंस। ओशन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मैरीन हीट वेव्स का। and current oceanic current which can build up areas of warm water and air sea heat flux on warming through ocean surface from the atmosphere. एंड ऑब्वियस बात है, जो सी सरफेस सी के जो टेम्परेचर वगैरह होता है वो ओशनिक एयर करेंट्स, ओशनिक करंट के थ्रू होता है। तो हीट अगर वार्म करंट्स वगैरह ज्यादा एक जगह कंपाइल होगा तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर राइज होगा वहां का। Wind can enhance or suppress the warming in a marine heat wave, and climate modes like El Nino can change the likelihood of events occurring in certain regions. तो ऑब्वियस बात है एल नीनो और बाकी सारी चीजें भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर या इस कंडीशंस को एक्सेजरेट या डिक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट, ये कुछ आपको दिख रहा होगा मैरीन हीट वेव्स का जो प्रोविजंस, इनहेंस इन इंसोलेशंस होता है जिसके चलते हुए चीजें इंक्रीज करती है। उसके चलते सारा जो मैरीन लाइफ है वो सब कुछ इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, अगर देखा बोला जाए तो हाउ डज मैरीन हीट वेव इंपैक्ट रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। हमारे ही मैरीन हीट वेव नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो रेनफॉल है उसको इफेक्ट करती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो मैरीन हीट वेव्स इन द बे ऑफ बंगाल इंक्रीजेस सी सरफेस टेम्परेचर causing higher evaporation rates and a greater moisture supply in the atmosphere. This surplus of moisture contributed to the above average rainfall in northwest India. And the marine heat waves likely influence the formation and behavior of depressions in the Bay of Bengal, which may have contributed to increase in the frequency of intensity of depressions, particularly in faster timescale 3 to 10 days.
वहां पर डिप्रेशन क्रिएट होगा और इस डिप्रेशन क्रिएट होने के चलते ही बाकी सारे वेदर कंडीशंस, वेदर एक्टिविटीज होगी। Depression which are low pressure system play a significant role in monsoon and rainfall patterns. ठीक है, and the marine heat waves along with changing time scale of depression affect the path of trajectory of this weather system. Depressions tended to move more towards northwest India rather than north central India, causing a higher concentration of rainfall in the northwest region, leading to above average rainfall in that एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर हमारे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रेनफॉल की जो कंडीशन है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग सम मैरीन हीट वेव इंपैक्ट ऑन द रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बोला जाए व्हाट आर द अदर इंपैक्ट्स ऑफ मैरीन हीट वेव, तो एक तो ये है कि इट विल अफेक्ट इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, ये हमारे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा। एंड मैरीन हीट वेव अफेक्ट इकोसिस्टम स्ट्रक्चर बाय सपोर्टिंग सर्टेन स्पीसीज एंड सप्रेसिंग अदर, कुछ स्पीसीज को सपोर्ट करेगा और कुछ स्पीसीज को ऑब्वियस बात है सप्रेस करेगा। It has also been associated with the mass mortality of marine invertebrates and many may force species to change behavior in way they put wildlife at increased risk of harm। ठीक है, तो उनके बिहेवियर वगैरह सब कुछ चेंज होगा। दूसरा जो है चेंज हैबिटेट रेंजेस ऑफ सर्टेन स्पीसीज, कुछ स्पीसीज अपने हैबिटेट रेंज को चेंज करेंगे। जैसे केल्प का ले लीजिए, तो केल्प बेसिकली बहुत सारे जानवर होते हैं जो केल्प पे फीड करते हैं, तो उनका भी अगर डिक्रीज होगा तो वो जो जानवर जो केल्प पे फीड करते हैं तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि आपका सी अर्चिन ले लीजिए, वैसे सब चीज। दूसरा इकोनॉमिक लॉस भी होगा, जैसे मरीन हीट वेव कैन कॉज इकोनॉमिक लॉसेस थ्रू इम्पैक्ट ऑन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। और it will affect biodiversity. Biodiversity can be drastically affected by marine heat waves, and the study of T20 genesis and trend in marine heat waves over the tropical Indian oceans and their interactions with the Indian summer monsoon reveals that a previous marine heat waves lead to bleaching of 85% of coral। मतलब लगभग 85% कोरल की ब्लीचिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसके चलते इन द गल्फ ऑफ मन्नार नियर तमिलनाडु कोस्ट, तो ये भी एक और ज्यादा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। एंड लास्ट जो है इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ डीऑक्सीजनेशन एंड एसिडिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन कम होगा वाटर में तो फिर इट विल लीड टू द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन और सी वाटर। तो ये कुछ इश्यूज हो सकते हैं इससे रिलेटेड। Last, often they increase of risk deoxygen, often they occur alongside other stressors such as ocean acidification, deoxygenation and overfishing. In such cases it will further damage the habitat of various organisms। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो इसके चलते हो सकता है। Last, marine heat waves, it will change the species habitat, impact economic fish of fisheries, bleaching coral and boost tropical storms and hurricanes। इसलिए hurricanes और tropical storm ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। That could also be the reasons of this आपके whole this marine heat waves। ठीक है, चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अपना अगला न्यूज है अटल वयो अभ्युदय योजना, एज ओल्ड पीपल्स के लिए। न्यूज ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन, एंड अटल वयो अभ्युदय योजना इज वन ऑफ द स्कीम इन दैट डायरेक्शंस। ये करेगा क्या? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन एंड बाय प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज, जो बेसिक एमिनिटीज है, खाना पीना रहना, उन सब चीज के लिए। दूसरा, इट विल इनकरेज एक्टिव एंड प्रोडक्टिव एजिंग एंड बिल्ड एंड स्ट्रेंथन इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप पर्टिकुलरली बिटवीन चिल्ड्रन, यूथ एंड सीनियर सिटीजन। ये इसका मेन टारगेट है। थोड़ा समझते हैं इसको। अटल वयो अभ्युदय योजना, it is also known as National Action Plan for Senior Citizen, which was renamed as Atal Vayo Abhyuday Yojana in 2021. It is centrally sponsored scheme aimed at empowering senior citizen in India. ऑब्जेक्टिव ये है कि द स्कीम रिकॉग्नाइज द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एल्डरली। उन्होंने हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ योगदान दिए, और लास्ट उनके उम्र के इस लास्ट पड़ाव में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम हेल्प करें, एंड टू सीक टू इंश्योर देयर वेलबींग एंड सोशल इंक्लूजन। दूसरा, बाय रिकॉग्नाइजिंग द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एल्डरली टू सोसाइटी, the government aims to empower and uplift them, ensuring their active participation and inclusion in aspects of life। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या है? एक तो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, इसके IPSRC, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, पहला फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। दूसरा होगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इट विल प्रोवाइड एलिजिबल सीनियर सिटीजन सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एज रिलेटेड डिसेबिलिटी, जिसको जेरियाट्रिक डिजीज भी बोलते हैं, which assisted living devices which can restore near normalcy in their body functions। तो उसके लिए भी ये हेल्प या मॉनिटरी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्राइटेरिया फॉर बेनिफिशियरीज आर आइदर फॉर द सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी और ही और शी कैन इनकम अप टू ₹15,000। उन दोनों को
इन सारे कैटेगरीज के लोगों को कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगा। अचीवमेंट क्या है, अभी तक नियरली 1.5 लाख बेनिफिशियरीज आर स्टेइंग इन द सीनियर सिटीजन होम। 361 districts across the country have been covered, and during the last 3 financial years, a total of 288.08 crore grant has been released. और लगभग जो बेनिफिशियरीज हैं वो लगभग 3,63,570। ये कुछ फैक्ट्स है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आगे बढ़ जाए, सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट ऑफ द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू द वेलबींग एंड एम्पावरमेंट ऑफ द सीनियर सिटीजन। दूसरा, by addressing their financial, healthcare and social needs, the scheme aims to empower the elderly, ensuring their active participation and inclusion in the society. And last, through this initiative, the government strives to create an environment where senior citizens can live a life of dignity, respect and fulfillment, acknowledging their invaluable contribution to the nations. तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है इस पूरे प्रोग्राम का। ये जो योजना है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, दैट इज इसके अंदर में और भी कौन कौन से स्कीम है वो हमने इंपॉर्टेंट है। दैट इज एक तो है एक स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, दूसरा स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, थर्ड राष्ट्रीय वयोश्री योजना, फोर्थ लाइवलीहुड एंड स्किलिंग इनिशिएटिव, फिफ्थ प्रोमोटिंग सिल्वर इकोनॉमी, सिक्स्थ चैनलिंग CSR फंड फॉर एल्डरली केयर, एंड सेवेंथ दैट इज स्कीम फॉर अवेयरनेस जनरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. So these are certain schemes which are going to be covered under this program. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे डेली न्यूज एनालिसिस में। और जो बच्चे हमारे इस लेक्चर के PDF फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट at inspirationis.org, एज वेल एज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड आवर UPSC एंड APSC फाउंडेशन बैचेस, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट में है। अगर आप UPSC और किसी स्टेट PCS की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो इन शहर है, इन शहरों में हमारा ऑफलाइन ब्रांचेस है। यू कैन ज्वाइन देयर इफ यू वांट टू ज्वाइन द ऑफलाइन ब्रांचेस, एंड ऑनलाइन के लिए आप इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस हमारा ऑनलाइन जो फॉर्मेट होती है वो हमारे लाइव क्लास की ही फीडिंग होती है। तो आपको जस्ट आप डिजिटल स्पेस शेयर करोगे, बाकी और कोई डिफरेंसेस नहीं है। फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिशंस और रजिस्ट्रेशन आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारे ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है। आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ इंक्वायरी, या अगर आप किसी भी तरह के हेल्प चाहते हैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, या किसी भी तरह का मेंटरशिप या गाइडेंस चाहते हैं, वी आर ओपन फॉर दैट। यू कैन कॉल इन दिस नंबर. So thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Once again, thanks for watching, and please do take care of yourself.